हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नर्सिंग पीठ में। दोस्तों, नर्सिंग पीठ लेकर के आए विश्वास सीरीज, जो आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, विश्वास सीरीज की पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है? हमारी किडनी को अचानक से इंजरी होना स्टार्ट होती है और ये रिवर्सिबल होती है। इसमें क्या क्या होता है? किडनी इंजरी में हमने क्या क्या देखा था? इसके स्टेजेस चेक किए थे और इसके अलावा क्या चेक किया था हमने इसमें? एकेआई में क्या क्या देखा था? एकेआई क्या होता है? रिवर्सिबल इंजरी होती है, सडन एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल लेकिन पोटेंशियल रिवर्सिबल। कौन सा? पोटेंशियल रिवर्सिबल। मतलब रिवर्स हो भी सकता है अगर समय पे ट्रीटमेंट मिले, और 100% कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि ये रिवर्स हो ही जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल किसका प्रॉब्लम था? ये ऑफ किडनी का। ठीक है, यही देखा था हमने कि किडनी में डैमेज हो रहा है और किस वजह से हो रहा है ये? उसके अंदर जो बाकी प्रोसेस चलते हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा था इसके अंदर? और क्या क्या देखा था इसके स्टेजेस? स्टेजेस में हमने क्या चीज किया था? बंदूक उठाई थी, राइफल। राइफल, राइफल माने आर से रिस्क, आई से इंजरी, एफ से फेल, फेलियर, एल से लॉस, और ई से क्या था? एंड स्टेज। यही था राइफल में, रिस्क, इंजरी, फेलियर, लॉस और एंड स्टेज। इसके अलावा क्या था हमने देखा था? इसके कॉजेस कौन कौन से थे? कॉजेस में 3 कॉजेस थे। कौन कौन से? प्री रीनल, प्री रीनल, पोस्ट रीनल, प्री रीनल के बाद इंट्रा रीनल, प्री रीनल के बाद इंट्रा रीनल, और लास्ट में पोस्ट रीनल। ये 3 तरह के कॉजेज होते हैं जो एकेआई कॉज करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था? इसका पैथोफिजियोलॉजी और मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। हमने पैथोफिजियोलॉजी में एक चीज लास्ट में पॉइंट बताया था आपको कि अगर एकेआई को ट्रीट नहीं किया गया तो ये जब मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो क्या कॉज कर सकता है? सीकेडी। सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सीकेडी। दोस्तों, इसको पहले क्रॉनिक रीनल फेलियर या किडनी फेलियर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? क्रॉनिक किडनी फेलियर। लेकिन बाद में इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज के नाम से जाना जाता है। अब इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज के नाम से बुलाया जाता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती क्या है? मैंने आपको जब एकेआई पढ़ाया था उस समय पे क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में भी बताया था
कि क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होता है। ये दोस्तों प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल लॉस ऑफ किसका किसका लॉस होता है, प्रोग्रेसिव लेकिन ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन क्या होता है दोस्तों इसके अंदर। प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल लॉस से क्या समझ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता है, बढ़ ही रहा है, रुक नहीं रहा है, ना तो घट रहा है ना रुक रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे से, अचानक नहीं। अगर अचानक हो तो हमको पता लग जाए कि भाई हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ तो हमको पता लग गया। लेकिन धीरे धीरे कोई चीज स्टार्ट होती है, हमको उसकी आदत पड़ती जाती है और हम उसको सही समय पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए सीकेडी बहुत रिस्की होता है और जल्दी आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव है और ग्रेजुअल है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ रहा है, लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन लॉस हो रहा है। किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन करना, यूरिन फॉर्मेशन करना और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर निकालना। तो ये सारे फंक्शन क्या हो रहे हैं इसके अंदर, लॉस हो रहे हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है, लंबे समय तक जो हमारी किडनी है वो फेल हो रही है, काम करना बंद कर रही है। समय हम इसमें कितना ले सकते हैं, मोर देन कितना, 3 months। ठीक है, अगर 3 महीने से ज्यादा समय हो जा रहा है हमारी किडनी को सही से काम ना करते हुए, तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की कैटेगरी में डालते हैं। तो क्या होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज में, प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन मोर देन 3 months, इसको बोला जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको बोला जाता है स्टेजेस ऑफ सीकेडी या ग्रेड ऑफ सीकेडी। क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ सीकेडी, या मैं इसको ऐसे बोलूं कि ग्रेड ऑफ सीकेडी, तो भी एक ही बात हो रही है। इसको कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टेजेस या ग्रेड में बांटने का मतलब क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारी किडनी की जो डैमेज है वो किस लेवल पे पहुंची है और वहां से हम उसमें क्या क्या चीजें सुधार कर सकते हैं या कितने हमें आगे प्रोग्रेस कैसे करना है। तो सीकेडी में हमको मेनली हम 5 स्टेज या ग्रेड में डिवाइड करते हैं। स्टेज वन में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो रहा होता है। सीकेडी में क्या होगा, हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होता जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हमारा जीएफआर कितना हो जाता है, जीएफआर कितना हो रहा है, नॉर्मल जीएफआर रेट कितना होता है दोस्तों, 90 से 120 ml पर मिनट। कितना होता है, 90 से 120 ml पर मिनट। इसमें क्या होता है, हमारा जीएफआर जो है हमारा मोर देन या लगभग 90 ml पर मिनट रहता है। कितना रहता है, 90 ml पर मिनट रहता है। इसलिए हमको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होता है स्टेज 1 में कि हमारा किडनी डैमेज हो रही है, क्योंकि हमें यूरिन आउटपुट और फिल्ट्रेशन लगभग चलता रहता है लेकिन डैमेज होना स्टार्ट होता है।
स्टेज 2 क्या होती है दोस्तों? स्टेज 2 में जीएफआर क्या होता है? लगभग 60 टू 89 ml पर मिनट काम करता है। क्या करता है? लगभग 60 से 89 ml पर मिनट तक काम करता है। इस स्टेज में भी हमको इतना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि हम जो है उसको जाकर के चेक करवाएं या ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, इसीलिए ये स्टार्टिंग में पता नहीं लगता है। नेक्स्ट होता है फिर स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है दोस्तों? हमारा जो जीएफआर है वो कितना हो जाता है? लगभग 30 टू 59 ml पर मिनट। कितना हो जाएगा? लगभग 30 से 59 ml पर मिनट तक हमारा जीएफआर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है? स्टेज 4। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। स्टेज 4 में जीएफआर कितना हो जाता है? जीएफआर होता है लगभग हमारा 15 टू 29 ml पर मिनट। समझ में आया? काउंटिंग आप एक हिसाब से देखते जाओगे तो समझना बहुत इजी हो जाएगा। फोर्थ स्टेज में कितना हो रहा है? 15 से लगभग 29 ml पर मिनट से थोड़ा सा ज्यादा ही हमारा जीएफआर हो रहा है, मतलब ग्लूकोमेलस इतना फिल्टर कर रहा है अभी। और हमारी जो लास्ट स्टेज आती है वो है हमारा स्टेज 5। स्टेज 5 समझ लीजिए एकदम खत्म की स्टेज होती है, लास्ट स्टेज हो जाती है, जिसमें जीएफआर हमारा कितना? लेस देन 15 ml पर मिनट ही फिल्ट्रेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेज में कितना है? लगभग जितना हमारा पहले नॉर्मली करता है उतना ही कर रहा है। 90 टू 120 इसका नॉर्मल फिल्ट्रेशन रेट है जीएफआर का। तो 90 ml से ज्यादा फिल्टर कर रहा है ये फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज जो आ रही है हमारी वो कितनी हो रही है? लगभग 60 से 89 ml तक इसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। थर्ड स्टेज जीएफआर की क्या है? उसमें 30 टू 59 ml पर मिनट जीएफआर हो रहा है। फोर्थ स्टेज में 15 टू 29 ml पर मिनट। और जो हमारी लास्ट स्टेज है जिसको हम इंड स्टेज भी बोलते हैं, इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, वो कितना है? 15 ml से भी कम फिल्ट्रेशन अब हो पा रहा है। मतलब किडनी अब जो जहां वो 120 करती थी अब वो 15 पे आ गई है। सोचो कितना डिफरेंस आ जाता है। बात क्लियर हुई है? समझ में आई? चलो एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? जीएफआर कितना जा रहा है? लगभग 90 ml से ज्यादा। सेकेंड स्टेज में 60 से 89 ml। थर्ड स्टेज में 30 से 59 ml। फोर्थ स्टेज में 15 से 29 ml। और फिफ्थ स्टेज में 15 ml से भी कम जीएफआर होता है। क्लियर हो गया ये बात? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। चलो अब हमने क्या क्या देख लिया? क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होती है ये थोड़ा समझ लिया। उसके ग्रेड या स्टेजेस क्या होते हैं ये देख लिया। क्रॉनिक किडनी डिजीज होती कैसे है या इसके कॉज क्या होते हैं अब हम उसको देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कॉजेज ऑफ सीकेडी। क्या है? कॉजेज ऑफ सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। दोस्तों हमने
एकेआई में क्या देखा था, उसमें क्या होता था, कॉज क्या क्या थे, प्री रीनल कॉज थे, इंट्रा रीनल कॉज थे और पोस्ट रीनल कॉज थे। सीकेडी में प्री इंट्रा पोस्ट सब भूल जाओ, ये कॉज नहीं है। इसके कुछ मेन कॉमन कॉज होते हैं जिसकी वजह से सीकेडी होता है, अक्सर एग्जाम में वही पूछे भी जाते हैं। तो पहला हमारा जो कॉज आता है वो है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक मेलाइटस को दूसरे फॉर्म में क्या बोला जाता है, शुगर की बीमारी। क्या बोला जाता है, शुगर की बीमारी। अक्सर बोला जाता है ना कि डायबिटीज बहुत खतरनाक होता है, यार जिसको शुगर की बीमारी हो गई वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। किडनी के लिए क्या नुकसानदायक होता है, कैसे होता है, ये आज आपको समझाते हैं। दोस्तों जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज होता है, उसमें क्या होता है, जब शुगर की प्रॉब्लम होगी तो ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम हुई तो ब्लड के अंदर क्या लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन ब्लड। समझ में आई ये बात, ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, ब्लड के अंदर बढ़ गया। बढ़ने के बाद क्या करता है ये, जैसे जैसे ये ब्लड कहां पर बहता है, ब्लड वेसल्स में, जैसे जैसे ब्लड वेसल्स में बढ़ता है तो आगे क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स में अडेयर होने लगता है, मतलब आपस में इकट्ठा होने लगता है, अडेयर इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जब इकट्ठा होगा तो क्या होता है, चलो इधर समझाते हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, इसके अंदर ये ब्लड बह रहा है, ठीक है, ब्लड बह रहा है। अब मान लो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, किसी ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर आकर के इकट्ठा होना शुरू होगा, कलेक्ट हुआ, थोड़ा कलेक्ट हुआ, फिर और कलेक्ट हुआ, और कलेक्ट हुआ, और कलेक्ट हुआ, और कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होता जाएगा ब्लड के अंदर, वेसल्स के अंदर। फिर वो क्या करेगा, यहां पर स्कार फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, स्कार का फॉर्मेशन कर लेगा, स्कार बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे ब्लड जो है उसकी सप्लाई भी कम होती चली जाएगी। समझ में आया, स्कार का फॉर्मेशन करेगा ये। ब्लड के अंदर अडेयर हो गया, उसके बाद ब्लड वेसल्स में एक जगह जाकर के इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होने के बाद क्या करेगा, पहले ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल्स के बाद जब किडनी में जाती है तो फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर। तो क्या करेगा ये, डैमेज करेगा किसको, डैमेज टू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस को डैमेज किया इसने। ग्लोमेरुलस दोस्तों कैसा होता है, आपको मैंने बताया था जब एनाटॉमी पढ़ाई थी, एक बार फिर से चलो बैक क्लास में लेके जाते हैं। ग्लोमेरुलस कुछ इस तरह का होता है, ये बोमन कैप्सूल हो गया, ये बोमन कैप्सूल हो गया। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या आता है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, क्या होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं।
जो नीचे आती है इसको क्या बोलते हैं, इफरेंट ट्यूब्यूल्स, और जो ऊपर आती है उसको क्या बोलते हैं, जो ग्लोमेरुलस में लेकर के जाती है उसको एफरेंट ट्यूब्यूल बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, एफरेंट और इफरेंट। तो जब दोस्तों ग्लूकोज इतनी बड़ी ब्लड वेसल के अंदर इकट्ठा होकर के डैमेज कर रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ग्लोमेरुलस के अंदर भी जाएगा और वहां पे इकट्ठा होगा तो डैमेज कॉज करेगा? भाई ये तो इतनी बड़ी वेसल थी, इतनी बड़ी वेसल में भी डैमेज हो गया। ग्लोमेरुलस तो छोटी छोटी कैपिलरीज की बनी होती है, वहां कैपिलरीज का जाल होता है। तो शुगर क्या होता है, ग्लूकोज हमारा यहां पर आ जाता है, यहां पर आ गया शुगर, और ग्लोमेरुलस को डैमेज करना स्टार्ट करता है, वहां भी स्कार फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से फिर हमारा क्या होता है, ग्लोमेरुलस सही से काम नहीं करता है, जीएफआर रेट घटता जाता है, और क्या हो जाता है, क्या हो जाता है लास्ट में, सीकेडी। क्या हो गया लास्ट में, क्रॉनिक किडनी डिजीज। समझ में आया? डायबिटीज की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज कैसे होती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल हाई होता चला गया, ब्लड वेसल्स के अंदर आया, स्कार फॉर्मेशन किया, ग्लोमेरुलस के अंदर आया, स्कार फॉर्मेशन किया, और ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन खराब होगा और क्रॉनिक किडनी डिजीज कॉज करेगा। तो ये था हमारा दोस्तों पहला कॉज, ये था हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, मतलब समझ लो मेन कॉज सीकेडी का डायबिटीज मेलाइटस ही है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सीकेडी, तो आपका आंसर क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आया यहां तक? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉज पे आते हैं, जो है सेकंड कॉज, हाइपरटेंशन। हाइपर टेंशन, शॉर्ट में इसको HTN बोल देते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। समझ में आया? हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में कैसे ये क्रॉनिक किडनी डिजीज कॉज करेगा, आइए देखते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज कैसे कॉज करेगा, भाई पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, प्रेशर जब बढ़ता है तो कहां पे प्रेशर डालता है वो, ब्लड वेसल्स के ऊपर। ये हमारी ब्लड वेसल हो गई, ये ब्लड वेसल हो गई, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, भाई ब्लड ही फ्लो करता है ना। अभी ब्लड जब फ्लो करता है तो ये प्रेशर डालता है साइड में, साइड में मतलब अपनी वॉल्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालता है। अगर ये अभी जब नॉर्मल प्रेशर चलता है तो वॉल्स जो है उसको बियर करती रहती हैं, लेकिन दोस्तों जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। फिर क्या होगा, शुरू में तो वॉल्स क्या करेंगी, जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा तो इनलार्ज होंगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी। तो इसी तरह से जब ये प्रेशर इतनी बड़ी वेसल्स को डैमेज कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको इलास्टिक कर रहा है, तो जब ये जाता है हमारे किसके अंदर, बोमन्स कैप्सूल के अंदर, क्या होता है,
बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस, अभी बताया मैंने आपको क्या होता है ग्लोमेरुलस। तो जब ब्लड का प्रेशर इतनी बड़ी वेसल्स को डैमेज कर सकता है, तो जब वो ग्लोमेरुलस जैसी छोटी छोटी कैपिलरीज में जाएगा तो क्या वहां पे कॉज नहीं करेगा, वहां पे भी डैमेज कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा फिर लास्ट में सीकेडी हो जाएगा, ग्लोमेरुलस सही से काम करना बंद करेगा और क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाएगी। तो क्या होगा हाइपरटेंशन में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड कहां पर, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कहां पर ब्लड वेसल्स। ये समझ में आया आपको। जब हाइपरटेंशन हुआ, बीपी बढ़ा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा, तो उसने क्या किया, जो वॉल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया। ये क्या कॉज करेगा, फिर आगे बढ़ा, फिर क्या करेगा, ये प्रेशर जैसे आगे जाएगा ये क्या करेगा, डैमेज करेगा किसको, डैमेज टू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस को डैमेज करेगा। और ग्लोमेरुलस का डैमेज होगा तो क्या होगा, फिर से जीएफआर रेट कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन कम होगा, और क्या होगा, सीकेडी, क्या हो जाएगा, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज। ये क्लियर है आपको, समझ में आया। हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन में क्या हो गया, ब्लड का प्रेशर ब्लड वॉल्स के ऊपर आ गया, ब्लड वॉल्स के ऊपर आने के बाद फिर वेसल्स के ऊपर आया और ग्लोमेरुलस में गया तो वहां पर भी डैमेज कॉज किया और फिल्ट्रेशन रेट उसका घट गया, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज हुआ। नेक्स्ट कॉज हमने देखा, मैंने आपको जब एकेआई पढ़ाया तो क्या बताया था कि जब एकेआई को अनट्रीटेबल हो जाता है या ट्रीट नहीं हो पाता है तो ये कॉम्प्लिकेशन करता है किसका, सीकेडी। तो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, सीकेडी का, एकेआई, एक्यूट, थर्ड कॉज एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी ये थर्ड कॉज हो गया। एक्यूट किडनी इंजरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, क्या होता है, जब सडन एंड पोटेंशियल रिवर्सिबल लॉस हो जाता है किडनी का, रिवर्सिबल लॉस हो रहा है किडनी का, ड्यू टू लॉस ऑफ किडनी, ड्यू टू किसके, प्री इंट्रा एंड पोस्ट रीनल कॉज, पोस्ट रीनल फैक्टर्स। यही तीन कारण थे ना, प्री रीनल, पोस्ट रीनल और इंट्रा रीनल, यही तीन कॉज की वजह से एकेआई होता था। अगर ट्रीट नहीं हुआ तो ये क्या कॉज करेगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज कॉज कर देगा। समझ में आया। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ कॉजेज हैं, जैसे कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज,
ऑटो इम्यून डिजीज कोई हो गई, उसकी वजह से भी हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री कुछ रही हो, फैमिली हिस्ट्री रही हो, या फिर कोई कैंसर हो गया हो, कैंसरस फॉर्मेशन हुई हो, तो ये सारे कॉजेज आते हैं दोस्तों क्रॉनिक किडनी डिजीज के। लेकिन जो मेन कॉजेज होते हैं वो पहले तीन हैं। कौन कौन से? सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉज होता है कौन सा? डायबिटिक मेलाइटस, डायबिटिक मेलाइटस, उसके बाद फिर हाइपरटेंशन, और उसके बाद थर्ड कॉमन कॉज है एक्यूट किडनी इंजरी। समझ में आया ये सब? तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के स्टेजेस या ग्रेड क्या क्या होते हैं, और उसके कॉजेज क्या होते हैं। 5 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और ग्रेड 5। ग्रेड 1 में क्या हो रहा है, जीएफआर लगभग 90 ml है, उससे ज्यादा है, इसलिए बहुत स्लो होता है, पता नहीं लग पाता है। ग्रेड 2 में जीएफआर 60 से 89 ml पर मिनट हो जा रहा है। थर्ड स्टेज में 30 टू 59 हो गया है। फोर्थ स्टेज में 15 टू 29, और फिफ्थ स्टेज में 15 ml पर मिनट से भी नीचे चला गया है, जिसको हम इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज भी बोलते हैं। और फिर कॉजेज हो गया, मेन कॉज हो गया इसका डायबिटिक मेलाइटस, सेकंड मोस्ट कॉमन हो गया आपका हाइपरटेंशन, और थर्ड मोस्ट कॉमन हो गया एक्यूट किडनी इंजरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि किडनी इंजरी के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, और मैनेजमेंट कैसे करेंगे सीकेडी का। ओके, थैंक यू वेरी मच।